रेशनल वन कोई आए हैं। हाँ जी, रेशनल वन, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, एक चीज थी, जब ब्राह्मण लोग जो आए थे, मतलब भारत में गाय आने से पहले ऐसा कुछ तो वर्ड आया था, भारत में गाय आने से पहले मैं उस चीज को समझ नहीं पाया था। तो उसके बाद शायद अभी कुछ एक दो महीने पहले भी मैंने अपने ही नेशनल चैनल पे यही वर्ड सुना था सर। मैं थोड़ा सा उस पर रिसर्च भी कर रहा था, तो मुझे मतलब जानना था सर, क्या सच में मतलब आपकी इसमें काफी अच्छे से बताया गया था कि मतलब भारत गाय पहले भारत में नहीं थी, फिर बाद में आई। तो सर मैं जानना चाहता हूँ सर कि हड़प्पा मोइंजोदड़ो के मिलते हैं जो सेल्स मिलते हैं, जो सील मिलते हैं, वहाँ पे तो सर जो भी मिलता है वहाँ पे सर सांड तो मिलता है ना सर। फिर गाय सांड तो सिमिलर ही है ना, तो फिर अगर हड़प्पा मोइंजोदड़ो में अगर सांड मिलता है तो भारत में गाय आना, क्योंकि ये तो राशिदम दिखता ही है कि ब्राह्मण लोग तो गाय को मानते हैं, गाय गोरी होती है सफेद होती है, तो ये राशिदम दिखता है कि हर सफेद चीज उनकी होनी चाहिए। तो ये इस पर थोड़ा सा अगर रिसर्च है आपका, थोड़ा बताइए सर। हाँ देखें, रेशनल वन आपका जो कहना है ना वो बिल्कुल सही है। हम लोग भी बीच में हम लोग को भी पढ़ाया गया था कि गाय बाहर से आई है और सिंधु घाटी सभ्यता में भैंसें होती थी और घोड़े भी नहीं होते थे, तो भैंसा ही लगा के लोग रथवत चला लिया करते थे। तो चलो ठीक है, हाथ घोड़ा तो नहीं पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन बैल पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सांड पाए गए हैं, उसके प्रमाण हैं, तो गाय होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो दूसरी बात की सम्राट अशोक भी अपना जो बनवाते हैं उसमें सांडों का प्रयोग करते हैं। तो सांड जो है सिंधु घाटी सभ्यता में है, मौर्यंस में भी है, यानी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। भैंसे भी हैं, गाय भी है। और आप कुछ इसमें ऐड किए थे क्वेश्चन। हाँ, मतलब यही सर कि अगर आपके द्वारा ही मैं मुझे सुना ही दिया है, तो मैं तो कभी इस पर कभी सोचा भी नहीं था। तो मतलब आपके द्वारा भी, और हम्म। हालांकि हाल ही में कई तो अपने आजाद सर के भी चैनल पे एक जन ने बोला था, तो मैं थोड़ा बोला कि है क्या ये एक्चुअल चीज। और दिखता भी है कि ब्राह्मण लोग गाय को ही ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वो सफेद होती है, हर सफेद चीज उनकी होनी चाहिए। ब्राह्मणों के रीति रिवाज से आप आकलन नहीं लगा सकते हैं। ब्राह्मणों ने बुधा की हर एक चीज को कब्जा कर लिया है। बुधा जो है कपड़ा पहनते थे ऊपर, तो कपड़ा वस्त्र जो पहनना होता है उसके बारे में बड़ा डिटेल से इत्सिंग लिख के गया है, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बोलता है कि भारत में चार तरह के आर्यों के चार तरह के समूह थे। अब चार जो समूह थे आर्य के, तो पहला जो आर्य थे वो आर्य क्या करते थे उनके, मैं रुकिए आपको खोल के ही दिखा देता हूँ, उससे ना आपको आइडिया लग जाएगा और आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। उससे बहुत कुछ पोल भी खुल जाएगी। बहुत लोगों को जो नहीं समझ पाते हैं, आर्य से भटका दिया गया है, वो कंसेप्ट खुल जाएगा। इसको कहा जाता है 7वीं 8वीं सदी का है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये 9th सेंचुरी का भी हो सकता है। इसकी कई चीजें जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 9th सेंचुरी तक की भी ये बातें कभी कभी बताता है। अब ये इत्सिंग की भारत यात्रा है, ये देखें, ये जब लिखते हैं इत्सिंग अपने नोट्स लिखे थे, दरअसल वो आए थे चाइना से, या यहाँ से 10 किताबें भेजे थे और 10 किताबें भेज के वहाँ के लोगों को बताए थे कि देखो हमारे यहाँ ना कुछ गलत चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं, और मैं भारत के जो गुरु हैं यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के जा रहा हूँ, और जो वहाँ की अच्छी और सही जो सटीक बातें हैं उसको मैं भेज रहा हूँ। राजा, इसको आप लोग इस तरह से आप बुद्ध धर्म को मानिए, और ऐसा मत सोचिए कि मुझे आप तुच्छ समझते हैं इसीलिए मत सोचिए कि इसमें जो लिख के भेज रहा हूँ वो गलत है। तो बहुत ही मेहनत करके वो बंदे ने लिखा था एक एक चीज, बड़ा मेधावी छात्र था। देखिए क्या लिखता है, आर्य मूल सर्वस्तिवादी निकाय निम्न परिधान के अंचल को सीधा और दूसरे 3 निकाय इसे बेडोल काटना बताते हैं। परिधान यानी जो कपड़ा जो पहना जाता है अंचल को सीधा पहनने के लिए, और 3 जो बाकी के 4 थे ना, वैभाषिक, शौतांत्रिक, योगाचार, शून्यवाद, विज्ञानवाद, इन चारों ब्रांचेज में क्या था, एक सीधा पहनता था, 3 बेडोल काटते थे। वही निकाय निवास के लिए अलग अलग कमरों की आज्ञा देता है, परंतु आर्य सम्मति निकाय रस्सियों के बनाए हुए घेरे में जुदा जुदा बिछौने नियुक्त करते हैं। यानी ये बताता है कि अलग अलग जो बुद्धिज्म की परंपराएं थी, जो उनके विभाग थे, कोई बोलता था ऐसे सोना है, कोई इस तरह से सही मानता था, ये सारा डिफरेंस बताएगा। एक बात ये जरूर बताएगा कि लेकिन बुद्ध और उनके जो मूल सिद्धांत थे वो सबके एक थे, तरीके भले ही डिफरेंट थे। फिर इसमें क्या बताता है वो कि पश्चिम भारत के निकायों के अनेक उप संप्रदाय हैं, उनके मूल भिन्न भिन्न हैं, परंतु निरंतर एतिहद के मुख्य निकाय केवल 4 हैं, वे आगे दिए जाते हैं। आर्य महासंघिक निकाय। अब ये आर्य महासंघिक निकाय कौन है? तो आर्य महासंघिक निकाय 7 भागों में बटा हुआ। अब सब लोग सोचेंगे यहाँ आर्य लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्राह्मणों का होगा। नहीं, ब्राह्मणों का नहीं था।
मैं आपसे क्या कहता हूँ, आर्य शब्द जो है बुद्धिस्ट का है। ब्राह्मणों ने बड़ी चतुराई से सारे बुद्धिज्म के शब्द उठा के लेके बैठ गए हैं, हर चीज कब्जा कर लिया है। आप ब्राह्मणों के आज के रीति रिवाज कई सारी चीजें देख के आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ब्राह्मण की अलग, उन्होंने बुद्धिज्म से बहुत सारी चीजें हैक कर ली है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि उसके 3 पिटकों में से प्रत्येक में 1 लाख श्लोक तथा सारे 3 लाख श्लोक हैं। जबकि वहीं पे इत्सिंग बताते हैं, यानी ह्वेनसोंग और फाहियान बताते हैं कि बुधा के 84,000 सूत होते थे। लेकिन इत्सिंग के समय में देखें, ये बताते हैं कि 3 लाख श्लोक हो चुके हैं 3 पिटक में। तो आप देखें रेशनल वन, ये कितना डिफरेंस है, कहाँ 84,000 बुधा के मूल सूत्र और कहाँ 3 लाख बढ़ चुका है, यानी इतनी सारी चीजें बढ़ाई गई हैं। आपको ये बात समझ में आ रहा है रेशनल वन? हाँ सर, समझ में आया, लेकिन जो मेन जो टॉपिक था सर, मतलब वो गाय यहाँ पे आई, इसका मतलब ये जो हाँ, थ्योरी है क्या मैं है? वो वही चीज बता रहा हूं। मैं जो गाय वाला जो पूछ रहे ना, वो इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है देखें, यहाँ पे इसने शब्द लिया आर्य, लेकिन आज आप देखेंगे तो भारत का कोई मूल निवासी जो है अपने को आर्य नहीं कहता है। वो आर्य जो है खुद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कह देगा कि सब आर्य हैं। लेकिन बुद्धिज्म में आर्य तो भारत के मूल निवासी को कहा जा रहा है, त्रिपिटक का अध्ययन करने वालों को कहा जा रहा है। लेकिन ब्राह्मण को तो इनसे नफरत है, सबसे भयंकर नफरत है। कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण अगर गाय की बात कर रहा है, अब देखें कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कई सारे चित्र मिले हैं पुराने पुराने 7वीं 8वीं 10वीं सदी के, जिसमें बूढ़ा बैठे हुए हैं, गाय का दूध दू रहे हैं। समझ रहे हैं? गाय का दूध दू रहे हैं। अब उनके पिता का मिला है कि बैल से खेत जोत रहे हैं। तो बैल था, गाय था, बुद्धिज्म में उसका हिस्सा था, बुद्धा खुद गाय का दूध दू रहे थे। यानी ये वाली बात जो हम लोगों को पढ़ाई गई थी कि गाय विदेशी है, उसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिलता है। हाँ, गेहूं बाहर से आया है ये मिल जाता है, क्योंकि पुरानी किसी किताब में गेहूं का जिक्र नहीं मिलता, हर जगह जौ का जिक्र मिलता है। आलू बाहर से आया है, फूल गोभी बाहर से आया है, ये सब चीज मिलती हैं। समोसे जो हैं वो मुस्लिम लेकर आए थे, और वो उसमें मांस वांस भर के खाते थे। अब आलू, लोग यहाँ के शाकाहारी हैं तो आलू भर के खाते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो बता देती हैं कि क्या क्या चीजें बाहर से आई हैं। लेकिन गाय वाला हमको पुख्ता प्रूफ नहीं मिलता। ब्राह्मण की प्रैक्टिस देख के आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये काम ब्राह्मण कर रहा है इसीलिए ये कहीं बाहर से आया होगा। वो ज्यादातर प्रैक्टिस बुद्धिज्म की उठा के करता है, मिक्स करके। तो अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि बुद्धिज्म की किताबों में इतनी सारी चीजें बढ़ रही थी 8वीं 9वीं सदी में, 84,000 बढ़ के 3 लाख श्लोक हो रहा था। और देखें दूसरा आर्य अस्थिविर निकाय, इसके भी 3 पिटक में श्लोकों की संख्या 3 लाख के बराबर है, इसमें भी 3 लाख के बराबर है, इसमें 2 लाख के बराबर है चौथा में। यानी कि सबने अपने तरफ से भिक्खु उसमें खुद जोड़ जोड़ के बातें लिखते थे समय के हिसाब से। तो यहाँ मैंने सिर्फ इसीलिए दिखाया कि कोई ये ना समझ ले कि बुद्धिज्म की किसी भी प्रैक्टिस को उठा के अगर ब्राह्मण कर रहा है तो उसको विदेशी समझ लिया जाए। जी। चलो ठीक है सर, और सवाल था जिसे काफी परेशान था, एक तो था सर हाँ बोलिए। 1464 में जो ऋग्वेद का मिला है, मतलब कहीं, मतलब स्टार्टिंग में आपने बोला था, मैंने आपके यहाँ से सुना था कि साउंड मतलब कम आ रहा है, साउंड आपका कम आ रहा है, हेलो क्लियर हेलो नहीं आ हेलो रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। ऋग्वेद का कुछ एक पन्ना मिला था, तो वो पढ़ा नहीं लिखा, मतलब वो ना हिंदी है ना ये है। तो आज पहली बार आपने बोला शारदा लिपि है, मैंने खुद रिसर्च मतलब सर्च भी किया, तो वो गूगल पर भी अवेलेबल है। तो शारदा लिपि ये साउंड आपकी मतलब नहीं आ रही है, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ, तो सर 1464 में जो ऋग्वेद का जो मिला था, मैंने खुद उस पर मतलब गूगल पे वगैरह देखा था, तो वो शारदा लिपि ही था। लेकिन मुझे लगा शायद आपके पास कुछ और सोर्स होगा, या फिर और कुछ इसके कुछ इंस्क्रिप्शन होंगी जिस पर आप बोले थे एक बार कि जो ऋग्वेद का जो मिला है, मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, वो ना देवनागरी है ना कुछ और है। लेकिन गूगल पर भी वो शारदा लिपि ही दिखती है, और आज आपने बोला भी कि वो शारदा लिपि में। तो वो जो आपने बोला कि जो ऋग्वेद का 1464 का जो एक पन्ना मिला है, जो किसी छाल पर मिला है, तो वो लैंग्वेज इंडियन नहीं लग रही, वो ऐसे क्यों बोला था? अरे भाई, 15वीं सदी में सायण का भाष्य मिला है। सायण तो भारत का था ना, वो तो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा ना। सायण जो लिख दिया है, आज तक इस सब के सब जितना आर्य समाजी हम माथा काहे पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि सायण जो है उसको समझ में नहीं आता था, वो अश्वमेध यज्ञ लिख दिया। वो लिख दिया कि घोड़े से घड़े से मटका से पैदा हुआ वशिष्ठ, ये पैदा हुआ, भाई बहन में संभोग करा दिया, पिता बेटी में संभोग करा दिया। गाली दे रहे हैं सब उसको। वो तो भारत का था ना शायण, महेंद्र उवड़ सायण, उसी के कारण से इनका वेद बचा है। उसी का तो भोजपत्र का पन्ना मिला है जो शारदा लिपि में लिखे बैठा हुआ था, कि एक सिर्फ पन्ना था वही। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ का व्यक्ति जब भी लिखेगा, ये बताइए आपको कहा जाए कि आप लिख दीजिए
कहीं से आपने कहानी सुनी है फारसियों की, फारसी की कहीं से कहानी सुनी है, बुद्धा को आप गाली देने लगे हैं, आप अपने धर्म को गाली देने लगे हैं, आप एक्स बन गए हैं। जैसे कोई एक्स मुस्लिम बन जाता है, आप एक्स हिंदू बन गए हैं, अब आप हिंदू से आपको कोई मतलब नहीं है। अब विदेश से कोई एक नया कुछ सुने हैं उसके बारे में लिखिए, तो आप जो कुछ सुने हैं अपने भाषा में उसको लिख देंगे, जो जो सुने होंगे लिख देंगे। सायण ने वही किया, जो सुना सुनाया था वैसे लिख दिया, जो जितना जानता था, क्योंकि उस समय कोई वेद को जानता नहीं था, भारत में वेद कोई नहीं जानता था, वही एक ब्राह्मण था जो लिखा। बाकी ब्राह्मणों को वेद से मतलब ही नहीं था, वो तो रामायण में लेके इंद्र को ही गाली दे रहे हैं, बलात्कारी बना रहे हैं, तो उसको फट्टू बना दिए हैं कि जैसे ही कोई असुर आता था उसकी फट जाती थी, दौड़ के भागता था विष्णु के पास, विष्णु जी बचा लो, असुर सब हमारे लेके पहुंच गए हैं, हमारा तो हालत खराब कर दिए हैं। तो फिर विष्णु अवतार लेता था, फिर विष्णु मोहिनी बन के जाके ये करता था। तो आप देखें ना, उसको तो मजाक उड़ा रहे हैं जो उसके वेद का देवता है उसको। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि इनको वेद वेद से कोई मतलब नहीं था, वेद को खा पी के पचा के बैठ गए थे ये मैक्स मूलर आके उसको कंपाइल करवाया है, नहीं तो वेद इनका खत्म था, एकदम टाटा बाय बाय था, कोई ना पूछ रहा था इनके वेद को। नहीं मतलब 1464 का जो मिला वो सायण का ही भाष्य था, ऐसा मुझे ये भी पूछना था। हाँ वो शायण का भाष्य है, देखिए ना ये। लेकिन लेकिन वो ये तो देखिए। साउथ का था ना, वो तो शारदा लिपि में हाँ कैसे तो लिखेंगे? हाँ तो उस कमेंट्री था ना उसको, उस समय साउथ का था तो उसी में चलती होगी, उसी में लिखा होगा। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये ऊपर सबसे ऊपर देख लीजिए। ये आपको यहाँ पे जो पैराग्राफ बीच वाला है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दिज मैन्युस्क्रिप्ट्स evince several unique features in terms of scripts, accentuation marks and support material used among others. Even the pioneering Indologist Professor Frederick Max Muller used one of the Rigveda manuscript currently at the institute to prepare his famous critical edition of the Rigveda, complete with translation of one of the earliest known commentaries, that of Shayana. वो जो एक जो सबसे पुराना वो जो था ना, वो शायणा का था, जो फेडरिक मैक्स मुलर उसका यूज किया था। यही बात फिर आगे भी लिखता है ये। यहाँ पे आप जाएंगे नीचे, यहाँ पे पढ़ेंगे, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, स्क्रिप्ट 4 नंबर में, वन मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन बर्च बाक इज इन द एंशियंट शारदा स्क्रिप्ट। ठीक है ना, प्राचीन शारदा स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ था, एक मैन्युस्क्रिप्ट जो बर्च बार्क पे था, भोजपत्र पे था, और भोजपत्र उधर ही, बर्च बार्क बेसिकली नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, और जो ताड़ पत्र जो होता है वो साउथ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी बंदे ने सायण का कॉपी, उनके भाषा की कॉपी नॉर्थ इंडिया में किया होगा, शारदा स्क्रिप्ट में ई जरूर पॉसिबल हो सकता, लेकिन वो कमेंट्री उसी की थी। एंड द रिमेनिंग 29 मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट आर इन संस्कृत लैंग्वेज। सब संस्कृत में था। स्क्रिप्ट शारदा प्रयोग किया था, जो सबसे पुराना था, जो 1464 एडी वाला था। और ये जो बर्च बार्क है, बर्च बार्क नॉर्थ इंडिया में ही प्रयोग होता है, इसीलिए शारदा स्क्रिप्ट यूज किया है। कि वो साउथ में होता तो फिर वहां पे ताड़ पत्र इस्तेमाल करता और साउथ की स्क्रिप्ट इस्तेमाल करता। तो किसी ने क्या किया था, 1464 में शायड़ का ही ट्रांसलेट करके रखा होगा, अब वही बच गया होगा। या हो सकता है किसी ने क्या किया होगा, अंग्रेजों के समय में ही कॉपी पेस्ट मार लिया होगा शारदा स्क्रिप्ट में बर्च बार का, क्योंकि बाकी 29 तो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। फर्जी भी तो खूब लिखे है ना। इतने एक ही समझ पेज रहे में हैं? इतना सब इन्होंने कैसे लिख दिया? अब ये देखें यहाँ पे 6 नंबर पढ़िए ना, 6 नंबर में क्या लिखा है, 6 नंबर का सेकंड पैराग्राफ पढ़ लीजिए, दिख रहा है आपको? नहीं सर, मैं नहीं दिख पा रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, लिखा है, अ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट इन दिस कलेक्शन इज द वन फ्रॉम कश्मीर रिटेन ऑन बर्च बार्क। कश्मीर से वो पाया गया था, जो बर्च बार्क पे लिखा था, इन द शारदा स्क्रिप्ट। जो शारदा स्क्रिप्ट में लिखा था, दरअसल वो कश्मीर से, हमने क्या कहा, शायण का भाष्य था, किसी नॉर्थ इंडिया वाले ने कॉपी मार लिया था। तो ये वही चीज है, देखिए कश्मीर से मिला है, इसीलिए शारदा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। लेकिन उसकी कार्बन डेटिंग हुई तो वो 1464 एडी का ही मिला। It is significant in terms of the historical, intellectual, and aesthetic values. The importance of this manuscript is paramount given of the unfortunate manuscript has been lost forever. तो ये देख लीजिए ना, वो जो मिला था कश्मीर से मिला था, लेकिन उस पर आप ये बताइए, आपको साउथ से ही मिल जाए, लेकिन अगर वो अश्वघोष का भाष्य रहे, तो आप तो यही कहेंगे ना कि अश्वघोष तो नॉर्थ का था, कोई साउथ वाले ने उसका कॉपी किया होगा। आपको कंब का रामायण मिल जाए तो आप तो यही कहेंगे ना कि नॉर्थ इंडिया वाल्मीकि रामायण का उन्होंने अपने वर्जन में, कंब ने साउथ में लिख लिया था, आप यही कहेंगे फिर। तो ये बात है यहाँ पे।
ये कुछ किसी क्लियर हुआ आपको? कुछ डाउट है हाँ, आपको? ठीक है। 2 रिक्वेस्ट थी, एक तो आपसे, हाँ, बोलिए। एक तो आप आपका ख़्याल रखिए काफ़ी वर्री होती है, एक तो हुँ, पूरा हफ़्ते भर में 5 दिन आप पूरा स्ट्रीम चलाते हैं। 4 आगे दिन। की कुछ घटना हाँ, वही 4 दिन आप सैटरडे भी कर रहे हैं, आजकल संडे भी ये करेंगे, तो आप आपका खुद का ख़्याल रखिए। कम से कम स्ट्रीम मतलब टाइम कम रखिए और मतलब ये चीज़ मैं पिछले 7 महीने से मैं सोच रहा था कि आपको बोलूँगा, लेकिन मुझे लगा नहीं हुँ, ज़रूरत हुँ। पड़ेगी करके। आज लेकिन मुझे लगता है कि बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ना खुद का ख़्याल ज़्यादा रखिए ठीक है, स्ट्रीम पर। और सर एक लास्ट रिक्वेस्ट ठीक थी है। जो मैं आपको एक लास्ट रिक्वेस्ट थी, हुँ, जो हुँ, मैं बोलिए। अब ये मेरी शायद चौथी बार होंगी आपको रिक्वेस्ट करने की कि सर महीने में हुँ, 1 बार तो सिर्फ़ महीने में 1 बार सिर्फ़ अपने जो ऑडियंस है यहाँ पे, जो रेस्टोरेंट लोग हैं, उनके लिए स्ट्रीम रखिए। क्योंकि अभी भी देखिए सैटरडे भी बड़े मुश्किल से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन अभी भी चैट बॉक्स में बहुत से लोग चिल्ला रहे कि मतलब डर गए करके। उनको भी ऐसा लग रहा था कि उनको भेज देना चाहिए करके मैं आना से पहले। लेकिन फिर मैं इतने दिन से वेट कर रहा था तो इसलिए सर कोशिश ठीक है, कीजिए कि हम ठीक है। ओके, ओके। ठीक है, थैंक्स। देखिए, कोशिश की बात नहीं है, बात ये है कि अपने लोगों की जब बात होती है ना, तो कोई आता नहीं है सुनने। लोगों को डिबेट सुनना चाहते हैं। अभी देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, सब लोग चले गए। अभी 1200 लोग देख रहे थे, लेकिन हम लोग अभी बात करने लगे हैं, तो 900 से भी कम लोग हो गए। तो वो हम रख लेंगे, हमको रखने में क्या है, उससे बढ़िया तो सीधे हम मेंबरशिप रख लेंगे ना, मेंबरशिप स्पेशल। जो हमारे मेंबर्स हैं, वो हम आपस में बात कर लेंगे फिर। उसके लिए हमको कोई अलग से समय काटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, ओके।